नमस्कार, चेक बाउंस सीरीज के इस नवीनतम अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे कि चेक बाउंस केस में हम अपना बचाव कैसे करेंगे। चेक बाउंस केस में मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि डिफेंस थोड़ा मुश्किल है। इसका कारण है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की दो धाराएं, पहली धारा है 118 ए और दूसरी है 139। 118 ए ये कहती है कि यदि आपने किसी व्यक्ति के पास चेक है जिसने कंप्लेंट की है, तो उसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसमें डेट ठीक भरा हुआ है, उसमें सिग्नेचर आपके ही हैं, या फिर उसके पास चेक जो पहुंचा है वो वैलिड तरीके से पहुंचा है। दूसरा प्रिजम्पशन है सेक्शन 139 का प्रिजम्पशन। सेक्शन 139 ये प्रिज्यूम करती है कि यदि आपने कोई चेक किसी को दिया है तो सेक्शन 139 ये प्रिज्यूम करती है कि मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part of any debt or other liability। सीधा है कि सेक्शन 139 ये प्रिज्यूम करती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास चेक है तो ये माना जाएगा कि आपकी कोई ना कोई विधिक देयता उसके थी, इसलिए आपने ये चेक इशू किया है। अब सवाल है कि इन दोनों प्रिजम्पशंस को कैसे काउंटर करते हैं, यही हमारा डिफेंस है। तो इन दोनों प्रिजम्पशंस को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसको हम कहते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, संभावनाओं की बाहुल्यता। हमें कोर्ट में ये बताना पड़ेगा इन दोनों प्रिजम्पशन के खंडन के लिए कि ये संभावनाएं हो सकती हैं और हमें डाउट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये डिस्प्यूट करेंगे कि ये लीगली इन्फोर्सेबल डेट है ही नहीं, और आपको मैंने जैसे बताया कि ये सेक्शन 118 ए और 139 के जो प्रिजम्पशंस हैं ये रिबटेबल हैं, और इसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि these presumptions are rebuttable presumption onus is on accused to prove that there is no legally enforceable debt। एक बड़ा फेमस केस है कृष्णा जनार्दन भट्ट वर्सेस दत्तात्रेय जी हेगड़े का, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था। वहाँ पे उन्होंने ये माना है कि ये रिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं और ये एक्यूज के ऊपर जो मुलजिम है, जिस पर जो आरोप है, उसको इस प्रिजम्पशन को रिबट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वही प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, आपको बहुत सारी संभावनाएं बतानी है और डाउट क्रिएट करना है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि इस पे डाउट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। पहला हम ये डिफेंस लेके आ सकते हैं कि जो चेक है वो दिया गया था फॉर सिक्योरिटी। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिक्योरिटी के लिए हम जब कोई चेक देते हैं, इसका मतलब हो गया कि जिस दिन ये चेक इशू हुआ था उस दिन हमारे ऊपर कोई लीगली डेट और लाइबिलिटी थी नहीं। ये चेक एक प्रॉमिस के तौर पे दिया गया था। हो सकता है कि मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने कहा कि आप काम ठीक से करेंगे, इसके लिए आप मुझे एक सिक्योरिटी का चेक दे दो। हमने सिक्योरिटी का चेक दे दिया, हमने काम पूरा कर दिया, उसके बाद उसने वो चेक लगा दिया। तो जिस दिन वो चेक इशू हुआ था उस दिन मेरे ऊपर कोई लीगली इन्फोर्सेबल डेट और लाइबिलिटी थी नहीं, इसलिए ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा। केस लॉ आप देख रहे हैं, जोसेफ विलांगदन वर्सेस फेनोमेनल हेल्थ केयर सर्विसेज, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है 20 जुलाई 2010 में। इसमें यह तय किया गया था द वर्ड डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी इन सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट का मतलब है फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डेट और लाइबिलिटी और एनी एज सर्टेन लाइबिलिटीज। पहले से कोई विधिक दायित्व थी, विधिक देयता थी, और उसके लिए अगर चेक दिया गया तो उसको लीगली इन्फोर्सेबल डेट एंड लाइबिलिटी माना जाएगा एज पर सेक्शन 138। भविष्य में होने वाली कोई संभावित डेट है, उसके लिए आप पहले से चेक लेके या कोई प्रोमिसरी नोट लेके या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके आप ये केस नहीं कर सकते, करेंगे तो मेंटेनेबल नहीं होगा। तो ये हमारा आज का पहला डिफेंस है कि इसको हम कर सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि चेक बाउंस के केसेस में मोस्टली ऐसे केस आते हैं कि हमारी आपसी जान पहचान थी और हमने एक फ्रेंडली लोन दे दिया, और उसके बाद जब मैंने इनसे मांगा तो इन्होंने चेक दे दिया और चेक डिसऑनर हो गया। अब हम इसको कैसे काउंटर करेंगे? हम ये काउंटर करेंगे कि ये जो पैसे इन्होंने दिए ये अनअकाउंटेड मनी है,
अनअकाउंटेड मनी से तात्पर्य है कि ये जो पैसे हैं ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप 145 सेक्शन सबसेक्शन 2 का एक एप्लीकेशन लगाएंगे और आप चाहेंगे कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मिले। वैसे कई कोर्ट्स में ये वर्बली मान के और क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन ऐसे ही दे देते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में आप पूछ सकते हैं कि आपके पास ये जो पैसे आपने उधार दिए हैं इस वर्ष का जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो क्या आपने इन पैसों को एज ए लोन दिखाया है अपने रिटर्न में। तो इस तरह से और भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपको ये साबित करना है कि ये पैसे ये लोन जो इन्होंने दिया ये अनअकाउंटेड मनी थी। तो ये भी हमारा डिफेंस बनता है। इसमें संजय मिश्रा वर्सेज कनिष्क कपूर का 24 फरवरी 2009 बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिनमें उन्होंने कहा है कि अगर अनअकाउंटेड मनी है तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगी। तीसरा एक डिफेंस लेके आ सकते हैं कि ये चेक मेरा खो गया था और इस चेक की लॉस की रिपोर्ट और इस चेक का स्टॉप पेमेंट हमने पहले ही करवा दिया था और चेक की डेट बाद की है और जिस दिन ये चेक हमारे बैंक में प्रेजेंट किया गया था उस दिन हमारे पास इतने पैसे बैंक में मौजूद थे जिससे ये चेक इनकैश हो जाता। तो अगर ऐसी कोई बात है तो ये डिफेंस भी लाया जा सकता है कि ये चेक खो गया था और ये किसी और के हाथ में इसके हाथ में कैसे लग गया मुझे नहीं पता। आप ये देख सकते हैं कि इस चेक की लॉस की रिपोर्ट मैंने पहले ही करवा दी, इसका स्टॉप पेमेंट मैंने फलाना तारीख को कर दिया और उसके बाद इस चेक में डेट भर के लगाई गई है और आप देखेंगे मेरे अकाउंट में भी पैसा था तो मेरी नीयत भी साफ है। तो इस तरीके से ये एक और डिफेंस क्रिएट किया जा सकता है। चौथा डिफेंस है कि हम ये कहेंगे कि कंप्लेनेंट के पास इतने पैसे देने की फिनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं है। अब इसको कैसे साबित कर सकते हैं? आप जब क्रॉस एग्जामिन करेंगे, सपोज कीजिए कि आपको किसी ने चेक दिया, वो 30 साल का है और आपने जो चेक दिया था वो तो शायद 2 लाख के लिए उसने आपसे चेक ले लिया होगा ब्लैंक और उसने 20 लाख या 30 लाख भर के उसको बैंक में लगा दिए। तो आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न कितने का भरा है और आप कब से नौकरी कर रहे हैं। वो 30 साल का है तो जाहिर है वो कहेगा कि मैं 26 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तो 26 साल से आप कौन सी नौकरी कर रहे थे, आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो इससे वो साबित हो जाएगा कि वो 4 साल में उसकी उतनी सेविंग नहीं है जितना कि वो 20 लाख या 30 लाख का चेक भर के लगा दिया है। तो वो 2-3 साल के ड्यूरेशन में आप उसको ऐसे चाहे तो इम्प्लीकेट कर सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी। तो इस बेसिस पे भी आपका डिफेंस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बासालिंगप्पा वर्सेस मोदी बसप्पा का केस है 2019 का, उसमें उन्होंने माना है कि ऐसे अनअकाउंटेड मनी जिस का फाइनेंशियल कैपेसिटी भी साबित नहीं होती है तो केस नहीं बनता है और ये सफिशिएंट है उस प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए जो सेक्शन 139 इम्पोज करती है कि आपने अगर कोई चेक दिया है इसका मतलब है कि वो अमाउंट आपकी विधिक देयता थी। तो इससे भी काउंटर किया जा सकता है। पांचवा जो डिफेंस है वो हम कर सकते हैं कि ये जो कंप्लेनेंट है ये मनी लेंडिंग के बिजनेस में है एंड ही इज नॉट हैविंग अ वैलिड मनी लेंडिंग लाइसेंस। प्रत्येक प्रदेश में मनी लेंडिंग के कानून हैं और जिसके पास ये लाइसेंस है वही पैसे का लेन देन कर सकता है, पैसे लोन पे दे सकता है ब्याज पे। और ये लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके लिए अब आपको क्या साबित करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा, एक पैटर्न साबित करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस व्यक्ति से 2, 4, 5, 10 लोग जो पीड़ित हैं, आप उनकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसने और भी लोगों पे मुकदमे किए होंगे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं और आप उन लोगों से मिल के जब आपके डिफेंस में एविडेंस करवाना है तो उनके केसेस के आप निकालिए, ये उनके केसेस के डिटेल निकालिए और आप बताइए कोर्ट में कि इस आदमी ने 25 लोगों को या 50 लोगों को मेरे नॉलेज में पैसे दे रखे हैं और इतने 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 पैसे दे रखे हैं और ये आदमी का काम करने का डिज़ाइन और पैटर्न एक मनी लेंडर जैसा है
और इसके पास मनी लेंडिंग का कोई लाइसेंस है नहीं। इसके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बलवीर सिंह वर्सेज राज कृष्णन के केस में 2015 में कहा है कि अगर आपने इल्लीगली मनी दी है, मतलब आपके पास मनी लेंडिंग लाइसेंस नहीं है और आपके काम करने के पैटर्न से ये पता चलता है कि आप इसको एज अ व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं, तो ये रिकवरेबल नहीं होगा।